आज मैं ये साबित कर दूंगा कि E=mc² दुनिया की सबसे खूबसूरत थ्योरी क्यों है, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, पावरफुल भी। और आज इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके हम दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी बनाएंगे। तो चलिए गहराई में चलते हैं इस टॉपिक के और खोजते हैं कुछ और अनमोल मोती। With mass and energy are What is beautiful about E=mc² for some believe? God is truth. Truth is beauty. E is equal mc square. इस दुनिया की सबसे खूबसूरत थ्योरी है E=mc²। ये थ्योरी बताती है कि इस दुनिया की हर एक चीज में एनर्जी छिपी हुई है, और कितनी छिपी हुई है ये कैलकुलेट किया जा सकता है इस फॉर्मूले E=mc² से। दुनिया की छोटी से छोटी चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। एक ऐसी चीज जिसका वजन सिर्फ 1 ग्राम हो, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि अगर उसे रिलीज कर दिया जाए तो उससे एक बड़ा शहर तबाह हो सकता है। और अगर उस एनर्जी को बिजली में बदल दिया जाए तो उससे 18 लाख करोड़ वॉट बिजली पैदा की जा सकती है। साधारण शब्दों में कहें तो इतनी बिजली जो पूरे पंजाब के लिए 1 साल के लिए काफी होगी। किसी भी 1 ग्राम मास या वजन वाली चीज से इतनी ज्यादा एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। तो अब आप पूछोगे कि कोई ऐसा करता क्यों नहीं, इससे तो सारी दुनिया की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने का अभी तक कोई भी आसान तरीका नहीं खोजा गया है। एक तरीका है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है, पर वो सेफ नहीं है, इसलिए सब जगह इस्तेमाल नहीं होता। पर अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं है कि आप उसमें एक तरफ से कचरा डालो और दूसरी तरफ से बिजली लेते रहो। चीजों में छुपी एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करने का कोई तरीका नहीं है जिससे कि बिजली बनाई जा सके, पर एक साथ रिलीज करने का तरीका है जिसे हम एटॉमिक बम कहते हैं। धीरे धीरे रिलीज करने पर यह दुनिया बन सकती है, और एक साथ रिलीज करने पर यह दुनिया तबाह की जा सकती है। तो ये E=mc² इक्वेशन जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत इक्वेशन इसलिए है कि इसी एक इक्वेशन में दुनिया की क्रिएशन, दुनिया के चलने और दुनिया के डिस्ट्रक्शन का राज छुपा हुआ है। सिर्फ इस एक इक्वेशन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हैं, क्योंकि एनर्जी से ही ये दुनिया बनी है, वही इसे चलाती है और वही इसकी तबाही करती है, वही इसे चलाती है और वही इसे मिटाती है। इसीलिए ये इक्वेशन इतनी खूबसूरत और कंप्लीट है कि सिर्फ एक इक्वेशन में हमारे सारे यूनिवर्स का आंसर छुपा हुआ है। अगर हम ये कहें कि सैकड़ों सालों की साइंटिफिक मेहनत सिर्फ इस एक इक्वेशन में आकर सिमट गई, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी इक्वेशन नहीं है जो रातों रात बना दी गई। इस इक्वेशन को बनाने में सैकड़ों साल, सैकड़ों लोगों की मेहनत और सैकड़ों डिस्कवरीज लगी हैं। स्पेस और टाइम का राज खुलने के बाद ही इस इक्वेशन का पता चल पाया। टाइम का राज खुले बिना ये इक्वेशन कभी ना बन पाती। तो ये इक्वेशन जो है, ये यूनिवर्स की फंडामेंटल इक्वेशन है, जिसका राज तभी खुल पाया जब यूनिवर्स के फंडामेंटल राज खुले। तो अब जब यूनिवर्स के फंडामेंटल राज खुल चुके हैं और ये E=mc² बन चुकी है, तो आज हम इस E=mc² का इस्तेमाल करके यूनिवर्स का एक और सबसे बड़ा राज खोलने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा करेंगे बिल्कुल वैसे ही सोचकर जिस तरह आइंस्टाइन सोचते थे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आइंस्टाइन ने किस तरह सोचकर ये इक्वेशन बनाई, और जहां आइंस्टाइन रुक गए थे हम वहीं से उस थिंकिंग को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और क्या पता चलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में स्पेस, टाइम, मास और एनर्जी के बारे में सोच रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये चेंज होता है स्पीड के हिसाब से और मास के हिसाब से। और जब किसी भी चीज की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसका मास भी बढ़ जाता है। मास को हम साधारण भाषा में कहें तो उसका वजन। पर जहां वजन किसी ग्रह की ग्रेविटी में ही कैलकुलेट होता है, वहां मास स्पेस में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज को बहुत जल्दी हिला पाओ स्पेस में तो कम मास, अगर आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़े या बिल्कुल भी ना हिला पाओ तो ज्यादा मास। तो आइंस्टाइन जब स्पेस, टाइम और मास के बारे में सोच रहे थे तो उन्हें पता चला कि जितनी किसी चीज की स्पीड बढ़ती है उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ाने में एनर्जी लगती है, और उतना ही उस चीज का मास बढ़ जाता है, उतना ही टाइम कम स्पीड से चलने लगता है। और इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ बदल जाने के बाद जो एक चीज नहीं बदलती वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पेस, टाइम, मास सब एक दूसरे के साथ किसी तरह से लिंक्ड है। और इस लिंक का पता लगाया आइंस्टाइन ने कि कितनी खूबसूरती के साथ ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ाने में एनर्जी तो लगती है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, बिजली हो, कुछ भी हो। जितनी किसी चीज की स्पीड बढ़ेगी उसमें एनर्जी तो लगेगी ही। तो आइंस्टाइन ने सोचा कि ये सारी एनर्जी जाती कहाँ है। तो उन्हें पता चला कि ये सारी एनर्जी उस चीज के मास में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मोटरसाइकिल का वजन 100 किलो है और आपका वजन 70 किलो है, तो जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाओगे आप दोनों का वजन बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के पास जाते जाओगे आपकी मोटरसाइकिल का वजन 150 किलो, 200 किलो, 2000 किलो, 20,000 किलो, 2 लाख किलो, इसी तरह से आपका वजन भी इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो जितनी एनर्जी पेट्रोल से निकलेगी वो आपके मोटरसाइकिल और आप में मास के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी।
जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन E इक्वल्स mc² से कि कितनी एनर्जी का कितना मास बनेगा और कितना पेट्रोल फूकने के बाद आपका कितना वजन बढ़ेगा। तो आइंस्टाइन ने सोचा कि स्पीड बढ़ने से टाइम स्लो होता है और मास बढ़ने से टाइम स्लो होता है। जैसे कि ब्लैक होल का मास बहुत ज्यादा होता है इसलिए वहां पर टाइम रुक जाता है, तो स्पीड बढ़ने से टाइम स्लो होता है और मास बढ़ने से टाइम स्लो होता है। और स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है और ऐसा इसलिए होता है कि स्पीड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगी थी वो उस चीज के मास में चली जाती है। तो अगर एनर्जी मास में जा सकती है तो उससे बाहर भी तो आ सकती है। जिस तरह से आइंस्टाइन ने हिसाब लगाया था कि कितनी स्पीड बढ़ाने में कितनी एनर्जी लगेगी और कितनी एनर्जी से कितना मास बढ़ेगा, उसी तरह से आइंस्टाइन ने हिसाब लगाया कि कितने मास में कितनी एनर्जी छिपी होती है और अगर उस मास में छिपी हुई एनर्जी को रिलीज कर दिया जाए तो उससे कितनी एनर्जी पैदा होगी, जिससे ये इक्वेशन बनी E इक्वल्स mc²। मैं तो कहता हूं कि आप आइंस्टाइन की इस थिंकिंग को लेकर और भी आगे जा सकते हो और एक और सवाल पूछ सकते हो कि स्पेस का इन सब से क्या संबंध है, क्योंकि अल्टीमेट संबंध तो सबका स्पेस से ही है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि स्पेस जिस तरह से बिहेव करता है टाइम उसी हिसाब से चेंज होता है और टाइम अपने आप में कुछ नहीं है। इसी तरह से मुझे लगता है कि मास भी अपने आप में कुछ नहीं है, वो भी स्पेस के बदलने पर ही डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि किसी भी चीज का मास इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पेस में है। स्पेस में मतलब ये नहीं कि वो आपको कितना बड़ा दिख रहा है, वो एक्चुअल स्पेस में कितना है वो चीज जिसका मास आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गुब्बारे को फुला दो तो आपको वो बहुत बड़ा दिखेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतना ही स्पेस में ही होगा, क्योंकि अंदर से वो बिल्कुल खाली होगा। तो उसकी जो बाहरी परत है सिर्फ वही स्पेस में होगी। उस गुब्बारे का मास जो है वो बहुत कम होगा कंपेयर टू किसी ऐसी बॉल के जिसमें हवा ना भरी हो, जो उतनी ही सॉलिड अंदर से भी हो जितनी आपको बाहर से दिखती हो। तो उस गेंद का मास जो है वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू उस गुब्बारे के। चाहे वो गेंद उस गुब्बारे से बहुत छोटी हो, पर फिर भी वो गेंद उस गुब्बारे के मुकाबले स्पेस में कहीं ज्यादा होगी, इसलिए उसका मास गुब्बारे से ज्यादा होगा। इसी तरह से ब्लैक होल का साइज चाहे धरती जितना ही हो, पर फिर भी ब्लैक होल धरती से अरबों गुना भारी हो सकता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि ब्लैक होल का मटेरियल स्पेस की उन जगहों पर भी होता है जिन जगहों पर धरती का मटेरियल नहीं होता, क्योंकि ब्लैक होल्स बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड होते हैं। तो जो चीज स्पेस में जितनी होती है उसका मास भी उतना ही होता है। तो जब किसी चीज की स्पीड बढ़ती है तो उसका मास कैसे बढ़ता है? वैसे ही जैसे बढ़ना चाहिए, वो चीज ज्यादा स्पेस में हो जाती है। आइंस्टाइन ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि स्पीड बढ़ने से सिर्फ चीजों का वजन बढ़ता है, उन्होंने ये भी कहा था कि स्पीड बढ़ने से चीजें जो हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। तो जहां पहले चीजों के कंप्रेस होने से मास बढ़ रहा था, अब स्पेस के कंप्रेस होने से मास बढ़ रहा है, क्योंकि चीजें कंप्रेस कहां पर होती थी? स्पेस में। अब स्पेस जो है वो चीजों में कंप्रेस हो रही है। जहां पहले मास चीजें जो है वो स्पेस में जाती थी, अब स्पेस जो है वो चीजों में जा रही है। तो मास बढ़ाने के लिए जो चीज जरूरी है वो वही रही है, चाहे किसी अलग तरीके से। जब मैंने आपको इस वीडियो में आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि आइंस्टाइन ने कैसे पता लगाया कि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ एक फोर्स नहीं है, वो स्पेस के कर्वेचर की वजह से पैदा होती है। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आइंस्टाइन ने एक्सेलरेशन का संबंध जो है वो ग्रेविटी के साथ जोड़ा कि अगर किसी प्लैनेट में आपको ग्रेविटी महसूस होती है तो वैसी ही ग्रेविटी आपको एक्सेलरेशन में भी महसूस हो सकती है। तो उन्होंने वो संबंध जोड़ा कि एक आपको फोर्स एक ही फील होगी पर डिफरेंट तरीके से। तो उसी तरह से जब उन्होंने वो संबंध जोड़ा तो उन्हें पता चला कि स्पेस जो है वो कर्व होता है, जिसे डिटेल में आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सेम संबंध है कि मास बढ़ रहा है, एक तो चीजों के कंप्रेस होने से और दूसरा स्पेस के कंप्रेस होने से। तो यहां एक लिंक पैदा हो गया इन दोनों के बीच। तो अब हम इस लिंक से एक नई चीज पता लगा सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने उस लिंक से यह पता लगाया था कि स्पेस कर्व होता है जिसकी वजह से ग्रेविटी पैदा होती है, तो हम आइंस्टाइन की उसी थिंकिंग पर चल रहे हैं। देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाते समय एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप दो इंसानों को अलग अलग डिब्बों में बंद कर दो और एक इंसान को किसी ग्रह की ग्रेविटी के अंडर रखो और दूसरे को लगातार एक्सेलरेट करते रहो, तो उन दोनों में से कोई ये नहीं बता पाएगा कि कौन ग्रह की ग्रेविटी के अंडर है और कौन एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि दोनों को ही
ग्रेविटी का ही एहसास होगा, एक खींच का एहसास होगा, और वो खींच किसी भी तरीके से अलग नहीं होगी, दोनों को एक ही तरह की खींच का एहसास होगा। इसी तरह से चाहे आप किसी चीज को कंप्रेस कर दो, चाहे आप स्पेस को कंप्रेस कर दो, दोनों ही स्थिति में मास बढ़ेगा और कोई ये नहीं बता पाएगा कि किस स्थिति में चीज कंप्रेस हुई है और किस स्थिति में स्पेस कंप्रेस हुई है। जब स्पीड बढ़ने से किसी चीज का मास बढ़ता है तो वो चीज स्पेस के अंदर नहीं घुसती, बल्कि स्पेस ही उस चीज के अंदर घुस जाती है। देखिए, आइंस्टाइन ने ऐसा नहीं कहा था और ना ही किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है। बस मैं आइंस्टाइन की एग्जैक्ट थिंकिंग पर चलकर एक नई थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या पता किसी और चीज का पता चल पाए और यूनिवर्स का कोई और नया राज सामने आ जाए। तो चलिए आइंस्टाइन की इसी थिंकिंग को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरह से आइंस्टाइन ने एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के बीच संबंध जोड़कर यह पता लगाया था कि ग्रेविटी अपने आप में कुछ नहीं है, स्पेस ही मुड़ जाता है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि मास भी अपने आप में कुछ नहीं है, ये भी सिर्फ स्पेस का कंप्रेशन और डीकंप्रेशन ही है। तो जब नॉर्मल तरीके से मास बढ़ता है तब भी वो स्पेस को अपनी तरफ खींचता है, स्पेस को कंप्रेस करता है, जिससे स्पेस का कर्वेचर पैदा होता है, जिससे ग्रेविटी पैदा होती है। और जब स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है तब भी स्पेस कंप्रेस होता है। तो जिस तरह से हमने इस वीडियो में समझा था कि टाइम अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्पेस के कंप्रेशन और डीकंप्रेशन से पैदा होता है, ऐसे ही मुझे लगता है मास भी अपने आप में कुछ नहीं है, ये भी स्पेस के कंप्रेशन और डीकंप्रेशन से ही पैदा होता है। इससे एक कदम आगे जाकर हम ये भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ स्पेस में पड़ी हुई कंप्रेशन और डीकंप्रेशन की सिलवटें हैं जो जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं उसी से रियलिटी पैदा होती है। जैसे कि कंप्यूटर में 0 और 1 इंटरेक्ट करते हैं, उसी से सभी साउंड, सभी पिक्चर, मूवी, सभी कुछ हमें दिखता है। तो उसी तरह से ये कंप्रेशन और डीकंप्रेशन की जब सिलवटें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उसी से पूरी ये सारी रियलिटी जो है पैदा होती है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी। टाइम, मास और एनर्जी से ही इस दुनिया की रियलिटी बनती है। जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी इस दुनिया में है, वो इन 3 चीजों से पैदा होता है, इन 3 चीजों की इंटरेक्शन से पैदा होता है। तो टाइम को हम इस वीडियो में निकाल चुके हैं कि टाइम अपने आप में कुछ नहीं है, और मास को आज हम इस वीडियो में निकाल देते हैं कि मास अपने आप में कुछ नहीं है। तो क्या बचा? सिर्फ एनर्जी और स्पेस। अगर एनर्जी को भी हम मास का एक हिस्सा माने, स्पेस का एक हिस्सा माने, तो सिर्फ बचा स्पेस। तो इस दुनिया में अगर हम मान लें कि सिर्फ स्पेस है, तो हमें सिर्फ एक चीज के बारे में जानने की जरूरत है कि स्पेस क्या है। अब हमारे पास 3-4 सवाल नहीं है कि मास क्या है, टाइम क्या है, एनर्जी क्या है। अब हमारे पास सिर्फ एक सवाल है कि स्पेस क्या है। अगर हम स्पेस के बारे में जान लें तो सब कुछ जान लेंगे। तो सिर्फ स्पेस का पता लगाकर हम पूरी की पूरी कायनात के बारे में जान सकते हैं कि ये क्या है और कैसे बनी, जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में? क्या ये कॉन्सेप्ट सही हो सकता है? क्या हमें आइंस्टाइन की थिंकिंग को आगे लेकर जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।